गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कृष्ण गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का एक बहुत ही वंडरफुल सा चैप्टर, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। देखिए, ये चैप्टर लिटिल बिट लेंदी है, तो इसलिए हमें इस चैप्टर को 2-3 वीडियो में कवर करना पड़ेगा। इस चैप्टर का जो भी टॉपिक्स है, टोटल आपको 7 टॉपिक्स पढ़ने हैं। मैं पहला जो ये लेक्चर होने वाला है, इसमें फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक्स आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद के जो टॉपिक्स आएंगे वो आपके सेकेंड और थर्ड लेक्चर्स में आपको मिलेंगे। आपको बस क्या करना है कि मेरे साथ साथ जो भी आपको स्लाइड्स में नोट्स मिलेंगे, आपको अपने नोटबुक में उसे कॉपी करना है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि जब आप ये चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट कर लेंगे तो आप सीबीएसई का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो और आप अपने फ्रेंड और स्टूडेंट्स को आराम से इस चैप्टर को एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो। देखिए, हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इसके टॉपिक्स के बारे में। इसमें हमें टोटल 7 टॉपिक्स पढ़ना है, जिसमें हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन में आपका जो एनसीईआरटी बुक है उसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा पेंटिंग दिया हुआ है जो कि फ्रेडरिक सोरियो के द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इस स्टोरी पढ़ेंगे कि ये पूरे चैप्टर का स्टोरी क्या होने वाला है। उसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट है नेशन स्टेट, इसी में हम लोग इसको भी कवर कर लेंगे। ये 3 चीजें आपको इंट्रोडक्शन में मैं करवाऊंगा। उसके बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में मैं आपको पढ़ाऊंगा। आप क्लास 9 में भी पढ़े होंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लेकिन आपको मैं यहाँ जो पढ़ना है वो नेशनलिज्म से रिलेट करके पढ़ना है। उसके बाद का जो टॉपिक है कि पूरे यूरोप में नेशनलिज्म कैसे बना, फिर आपको एज ऑफ रिवॉल्यूशन पढ़ना है। उसके बाद जर्मनी और इटली कैसे यूनिफाई हुआ, उस यूनिफिकेशन प्रोसेस को जानना है। फिर हम लोग लास्ट जो टॉपिक्स हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन और नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म, इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि इस टॉपिक को नोट डाउन कीजिए। उसके बाद हम लोग पहला जो टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके एनसीईआरटी बुक में इस चैप्टर के फर्स्ट पेज में एक आपको पेंटिंग मिलेगी, या फिर आपके स्क्रीन पर भी एक पेंटिंग शो हो रही होगी। ध्यान से समझिएगा इस पेंटिंग में क्या कहा गया है और इस पेंटिंग को किसने बनाया है। एक फ्रेडरिक सोरियो नाम के व्यक्ति हैं। क्या नाम है? फ्रेडरिक सोरियो। ये जो व्यक्ति हैं ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। कहाँ के आर्टिस्ट हैं? फ्रेंच के आर्टिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया, 1848 में 1848 में 4 प्रिंट का एक सीरीज बनाया। कितने प्रिंट का? 4 प्रिंट का एक सीरीज बनाया। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 प्रिंट का एक सीरीज बनाया, पेंटिंग का सीरीज था, इसमें उन्होंने अपने ड्रीम को विजुलाइज किया। अपने ड्रीम को विजुलाइज किया। अपने ड्रीम मतलब उनकी जो सोच थी, उनकी जो सपना था, उनको उन्होंने विजुलाइज किया। अच्छा, उनकी ड्रीम क्या थी? उनकी ड्रीम ये थी कि एक ऐसा वर्ल्ड हो जो डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक हो। ऐसा वर्ल्ड हो जो कैसा हो? डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक, मतलब जहां का जो शासक हो वो लोगों के द्वारा चुना जाए। जहां का जो किंग हो, जहां का जो रूलर हो, वो किसके द्वारा चुना जाए? लोगों के द्वारा चुना जाए, और वो अपने मनमानी काम ना करे। अब सेकेंड पॉइंट को देखते हैं। ध्यान दीजिए, जब आप इस पेंटिंग को देखिएगा तो इस पेंटिंग में आपको कुछ लोग लंबी ट्रेन की तरह चेन बनाते हुए चलते हुए दिख रहे होंगे। अब ये जो लोग हैं ये आपको यूरोप के और अमेरिका के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं ये? यूरोप और अमेरिका के। जो आपको फोटो में इस पेंटिंग में दिख रहे हैं कि लंबी ट्रेन की तरह चेन बना के चल रहे हैं, ये कहाँ के लोग हैं? ये यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, ये जो लोग हैं ये मेन भी हैं, वुमेन भी हैं, और ये आपको सभी एज ग्रुप के दिखेंगे, यानी बच्चे से लेके बूढ़े तक भी दिखेंगे, और सोसाइटी के हर एक सोशल ग्रुप, यानी अलग अलग सोशल ग्रुप के भी लोग दिखेंगे। अच्छा, ये लोग ट्रेन बना के कहाँ जा रहे हैं? क्या टॉफी बट रहा है वहां जा रहे हैं? ऐसा तो है नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो लोग हैं ये स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को सम्मान देने के लिए जा रहे हैं। किसको? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को। एक मूर्ति दिख रहा होगा आपको व्हाइट कलर का फिगर में, उसी स्टैच्यू को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अच्छा, इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को फीमेल फिगर से पर्सोनिफाई किया गया। कैसे? फीमेल फिगर से। जैसे हम लोग अपने इंडिया को बोलते हैं ना भारत माता,
उसी तरीके से इस स्टैचू को एज अ फीमेल फिगर पर्सोनिफाई किया गया है, जिसे आज़ादी की देवी भी बोला जाता है। अच्छा, आप ध्यान दीजिएगा, इस जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी आपको दिख रहा है, उसके एक हाथ में आपको दिखेगा टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। क्या दिखेगा? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। क्या? चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। अच्छा, ये टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट क्या है? टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट का मतलब हुआ, आपको एक उनके हाथ में एक मसाल की तरह दिखेगा जो लोगों को अपने ज्ञान के बारे में बताता है, आत्मज्ञान के बारे में बताता है। और वो आत्मज्ञान ये सिखाता है कि अभी जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वो आपके लिए नहीं बना है। यहाँ जो किंग है ये अपने रूल को फॉलो कर रहा है, आपके हित में काम नहीं कर रहा है। तो जब लोगों को ये आत्मज्ञान हो जाएगा कि जो भी कंट्री होता है वहाँ लोगों का कंसेंट इंपॉर्टेंट होता है, तो उसके बाद वो लोग अपने हक के लिए लड़ सकेंगे। दूसरा चीज है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। चार्टर मतलब एक घोषणा पत्र है उनके हाथों में जो ये बताता है कि मेन के राइट्स क्या क्या हैं। उन घोषणा पत्र में मेंस के सारे राइट्स लिखे हुए हैं। अच्छा, आप समझिएगा, जब आप इमेज को देखिएगा ना, तो जब आप इमेज के बॉटम में देखिएगा, नीचे में देखिएगा, तो आपको कुछ चीजें बिखरी हुई दिखेगी। वो बिखरी हुई चीजें क्या है? वो बिखरी हुई चीजें एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस को दिखाता है। एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशंस यानी वो इंस्टीट्यूशंस जो पूरा डिस्पोटिज्म को शो करता है, निरंकुश शासक को शो करता है, जो मनमानी जो शासन कर रहे राजा थे, जो इंस्टीट्यूशंस थे, उन सारे इंस्टीट्यूशंस अब धाराशायी हो गया है। ये किसके इमेज में दिखाया जा रहा है? फ्रेडरिक सोरियो के इमेज में। लास्ट में आप लोग जो बॉटम है इमेज का उसमें दिख रहा होगा, आपको स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा। अच्छा, आप ध्यान से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1 मार्क्स का भी आ जाता है क्वेश्चन इससे। इस पेंटिंग के थ्रू फ्रेडरिक सोरियो क्या बताना चाह रहे हैं? तो ध्यान से समझिए। अकॉर्डिंग टू सोरियो ऑटोपियन विजन, अपनी पेंटिंग के थ्रू सोरियो जो है एक ऑटोपियन विजन को भी शो कर रहा है। ऑटोपियन विजन जो कि प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिकल ना हो, एक ऐसी सोच, एक ऐसी थिंकिंग, लोगों का एक ऐसा विजन जो प्रेजेंट टाइम में अगर कोई सुने तो लगे कि ये अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर हम 50 साल 100 साल पीछे चले, एक ट्राइबल कोई भी कम्युनिटी के पास जाएं और ये हम लोग देखें, वहां पे बात करें कि वीडियो कॉलिंग बात हो सकता है। एक प्लेस पे आप बैठो और आपसे 1000 किलोमीटर दूर अगर कोई लोग हैं तो आप वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। तो क्या ये जो विजन आप जो बता रहे हो, क्या उस टाइम पे प्रैक्टिकली था? नहीं था। लोग सुन के मजाक बनाते, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में प्रैक्टिकली है। तो इनका जो विजन था वो विजन ये कहता था कि जो सारे लोग हैं दुनिया के, वो डिस्टिंक्ट नेशन में बढ़ जाए, यानी वो सारे लोग अपना अलग अलग नेशन बना ले, अपना अलग अलग कंट्री बना ले, और उस कंट्री की जो पहचान होगी वो उसके फ्लैग के थ्रू होगी। किसके थ्रू? उसके फ्लैग के थ्रू। और वहाँ का जो रूल एंड रेगुलेशन होगा वो उनका अपना होगा, यानी नेशनल कस्टम्स वो लोग अपना बनाएंगे। तो जब ये स्टोरी चल रही थी उस टाइम पे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा था। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट ऑटोपियन विजन, वैसा विजन जो प्रैक्टिकली उस टाइम पे पॉसिबल नहीं हो। इसको आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में स्टोरी को डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी हमने जो डिस्कस किया पेंटिंग के बारे में, तो उस पेंटिंग में हमने जाना कि सोरियो ने बताया कि भाई एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए जहाँ के सारे लोग अपने डिस्टिंक्ट नेशन में बटे हुए, यानी सबका अपना अपना कंट्री होना चाहिए। तो अभी क्या था, यानी जब उस टाइम बातें हो रही थी तो उस टाइम पे क्या ऐसा था कि उस चीज़ को चेंज करके एक डिस्टिंक्ट नेशन बनाने की बात की जा रही थी। तो आइए समझते हैं। देखिए, बेसिकली उस टाइम क्या था, उस टाइम अलग अलग किंगडम में सारे लैंड जो थे अलग अलग किंगडम में बटे हुए थे। जैसे मान लीजिए एक बड़ा लैंड का टुकड़ा है, तो इस लैंड के टुकड़ा में एक मान लीजिए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इतने पार्ट में कोई किंग आया और अपना रूल स्टार्ट कर दिया, तो ये एक अपना किंगडम बन गया। ये दूसरा कोई किंग आया, फिर ये अपना रूल स्टार्ट कर दिया। अच्छा, मान लीजिए जो किंग नंबर थर्ड है ये दोनों से पावरफुल है। अब ये क्या करेगा, ये अपना पावर को शो करते हुए इतना सेकेंड जो डायनेस्टी है, सॉरी सेकेंड ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, कब्जा कर लिया। तो अब ये जो इतना पार्ट है ये सारा इसमें आ गया।
तो इस तरीके से चीजें चल रही थी कि जितने एरिया में किंग का शासन है वो सारा एरिया कौन कंट्रोल करेगा, वो किंग करेगा। तो इस सिस्टम को चेंज करके फ्रेडरिक सोरियो ने अपने पेंटिंग के द्वारा ये बताना चाहा कि नेशन स्टेट का क्रिएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रिएट नेशन स्टेट होना चाहिए। अच्छा, अब नेशन स्टेट क्या है? नेशन स्टेट होने से क्या फायदा होता? तो जैसे ही नेशन स्टेट बनेगा उसमें क्या फायदा होगा, ध्यान दीजिएगा। उसमें जो सारे सिटीजन्स होंगे, उस नेशन के जो सारे सिटीजन्स होंगे, वो एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी और कलेक्टिव बिलोंगिंग को इंजॉय करेंगे। कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी एकता, यानी उन सबकी पहचान जो है वो एक साथ यूनिटी में दिखनी चाहिए। अभी यहाँ क्या हो रहा है कि मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे रह रहे हैं। अब किंग आया, जबरदस्ती इस पूरे एरिया को कब्जा कर लिया, तो इनकी तो अपनी कोई आइडेंटिटी होगी पहले से, लेकिन अब किंग जो कहेगा उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा, तो इनकी आइडेंटिटी की तो कोई वैल्यू रही नहीं। लेकिन जब नेशन स्टेट बन जाएगा तो वही सारे लोग एक नेशन में जब वो किसी नेशन के सिटीजन कहलाएंगे तो एक कलेक्टिव आइडेंटिटी को और कलेक्टिव बिलोंगिंग को एंजॉय करेंगे। अच्छा, ये जो नेशन स्टेट का थ्योरी है ये बेसिकली इवॉल्व होता है कहाँ से? ये इवॉल्व होता है कॉमन हिस्ट्री स्ट्रगल या एक्शन ऑफ लीडर्स से। यानी मान लीजिए कि एक नेशन स्टेट बन गया ए, अब इस नेशन स्टेट के जो भी लोग हैं उनका जो हिस्ट्री होगा वो क्या होगा? सेम होगा, कॉमन होगा। उनके जो लीडर्स होंगे, जो पूर्वज होंगे, वो भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो इस तरीके से ये नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है जो कि ये शो करता है कि किंगडम से हटके हमें क्या बनना है? एक नेशन में। और यही पूरी स्टोरी जो है आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले जो अभी आपका पहला टॉपिक, सेकेंड टॉपिक जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। बेसिकली ये जो चैप्टर है पूरा यूरोप का है, लेकिन थोड़ा सा सेंटर्ड किसके साथ रहेगा? फ्रेंच पे रहेगा। तो इसको आप नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग सेकेंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक अपना जो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो टॉपिक है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बेसिकली आपने क्लास 9 में भी थोड़ा सा पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हटके आपको पढ़ना है। नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को जोड़ते हुए हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे। आपको एक बात का ख्याल रखना है और अपने नोटबुक में ये नोट करना है, ख्याल नंबर 1। क्या नोट करना है? ख्याल नंबर 1। और वो ख्याल आपको क्या रखना है, ध्यान से समझिएगा। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म का पहला एक्सप्रेशन कैन बी द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। यानी नेशनलिज्म का पहला एक्सप्रेशन कहाँ से आता है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आता है, जो कब हुआ था? 1789 में हुआ था। ये डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपसे कि नेशनलिज्म का पहला एक्सप्रेशन कहाँ से डेराइव है, तो आपको क्या बोलना है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। डेट भी पूछ सकता है, तो आपको आंसर देना है 1789। अच्छा, नेशनलिज्म का क्या मतलब होता है समझ लीजिएगा ब्रीफ में। नेशनलिज्म का मतलब होता है कि सिंपल है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, यानी एकजुटता का भावना ही नेशनलिज्म कहलाएगा, राष्ट्रवाद। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, नेशनलिज्म की जो लोगों के अंदर फीलिंग को डेवलप करने के लिए जो फ्रेंच के रिवॉल्यूशनरीज थे उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए। जो वहाँ के जो रिवॉल्यूशनरीज थे, कौन? फ्रेंच के, उन्होंने कुछ स्टेप्स लिया ताकि लोगों के बीच में कलेक्टिव बिलोंगिंग का एक सेंस डेवलप हो पाए। लोग ये समझ सके कि हम सब एक हैं और हम सभी को एक होकर आएंगे और हमारे ऊपर किसी भी एक्सटर्नल पावर काम नहीं कर सकता है। तो उसके लिए कुछ कुछ स्टेप्स लिए गए, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1, आइडिया ऑफ ला पार्सिया एंड ली सिटुएन वेर फॉलोड। यानी ला पार्सिया और ली सिटुएन का आइडिया फॉलो किया गया। मतलब क्या होता है इसका? ला पार्सिया यानी फादरलैंड और ली सिटुएन यानी सिटीजन। यानी लोग जो हैं फ्रेंच को एज अ पिता मानते थे, यानी मानने लगे। यानी फ्रेंच को कैसे मानने लगे? एज अ पिता, और खुद को वहां का सिटीजन मानने लगे। इससे क्या होता है कि एक देश के लिए आपकी भावनाएं बढ़ती हैं।
तो पहला स्टेप यही था कि ला पार्सिया और ली सिटोयन के आइडिया को फॉलो किया गया, जिसमें फ्रेंच को लोगों ने फादरलैंड के रूप में माना और खुद को, यानी कि वहां के जो लोग थे उन्होंने खुद को कैसा माना, वहां के सिटीजन के रूप में माना। कहाँ का? फ्रेंच का। सेकेंड देखिएगा, एक नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया फ्रेंच के लिए, एक स्पेशल नया फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया। वो कितने कलर का था? ट्राई कलर। हमारे इंडिया का भी फ्लैग 3 कलर का है, तो उसी तरीके से फ्रेंच का भी फ्लैग कितने कलर का लाया गया? 3 कलर का, जो कि वहां का पुराना जो फ्लैग था फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, उसको रिप्लेस करते हुए न्यू फ्लैग को लाया गया। अब समझिएगा इधर, ई स्टेट जनरल इलेक्ट किया गया। क्या इलेक्ट किया गया? ई स्टेट जनरल, और उसको रीनेम करके, यानी उसका नाम बदल के इन्होंने क्या कर दिया? जनरल असेंबली। क्या कर दिया? जनरल असेंबली। साथ ही साथ उन्होंने देशभक्ति गीत बनाया, बहुत सारे लोगों से ओथ भी यानी प्रण भी दिलवाया, जैसे न्यू हाइम्स कंपोज्ड एंड ओथ्स वेयर टेकन। क्या होता है जब देशभक्ति गीत आप गाइएगा तो आपके दिल में अपने देश के लिए फीलिंग डेवलप हो जाती है। तो ये कुछ स्टेप्स थे, इसको नोट कीजिए। उसके बाद और भी कुछ स्टेप्स लिए गए, वो हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अब क्या है कि ये सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को यहाँ के जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने डिजाइन किया। इसका क्या काम था? इसका काम था कि वहाँ के जितने भी लोग थे उन सभी के लिए यूनिफॉर्म लॉज बनाना, यानी कि सभी के लिए एक समान लॉज बनाना, और ऐसा ना हो कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन कोई भी व्यक्ति फेस करे। ये आपका 5th पॉइंट था। उसके बाद क्या किया गया कि जो भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज लगते थे इन सभी को हटा दिया। ये क्या था इंटरनल कस्टम ड्यूटीज? जैसे पहले क्या होता था कि जब किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में आपको जाना है कोई भी ट्रेड के पर्पज से, तो आपको एक ही मतलब एक ही डायनेस्टी के अंदर या फिर एक ही किंगडम के अंदर तो आपको कुछ पैसा देना पड़ता था। जैसे आप एक एरिया ए से बी जा रहे हो तो आपको कुछ ड्यूटीज देना पड़ता था, यानी कुछ पैसा देना पड़ता था। तो यहाँ के रिवॉल्यूशनरीज ने इसको हटा दिया। अब नेक्स्ट क्या किया उन्होंने क्या कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर ला दिया। पहले क्या था, मान लीजिए फॉर एन एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होता है, तो ये यूनिफॉर्म है, इंडिया में हर एक जगह अप्लाई होगा कि 1 kg में कितना होगा? 1000 ग्राम। लेकिन यहाँ का क्या सिस्टम था पहले कि मान लीजिए 1 kg में 1000 ग्राम है तो कहीं 900 ग्राम होगा, तो कहीं 800 ग्राम होगा, कहीं 800 ग्राम में ही 1 kg चल जाएगा। वैसे ग्राम वहां चलता नहीं था, फॉर एन एग्जाम्पल मैंने लिया। तो इस सिस्टम को हटा के उन्होंने क्या किया? यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर लाया। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, उन्होंने फ्रेंच को एक कॉमन लैंग्वेज बना दिया। फ्रेंच को क्या बना दिया? कॉमन लैंग्वेज, ताकि सभी लोग फ्रेंच बोल सके और लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग आ सके। अच्छा, अब आपको एक चीज नोट करना है। क्या नोट करना है? ध्यान दीजिएगा। वहां के जो रिवोल्यूशनरीज थे उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि उनका ये एक मिशन है। कौन सा मिशन है भाई? उनका ये मिशन है कि जितने भी यूरोप के लोग हैं उन सभी को डिस्पोस्टिज्म से आजादी दिलवाना, लिबरेट करना, यानी आजादी दिलवाना। ये डिस्पोस्टिज्म क्या है? ये निरंकुश शासक को डिनोट करता है, यानी जो किंग है वो किंग अपने तरह से रूल करेगा किसी भी कंट्री में। तो इस चीज से यूरोप के लोगों को आजादी दिलवाना इन्होंने एज अ मिशन डिक्लेयर किया। और इतना ज्यादा कंपेनिंग हो रहा था और इतना ज्यादा ये लोग काम कर रहे थे, इससे क्या हुआ कि और भी जो आसपास की कंट्रीज थी उनके लिए भी रास्ता खुलता चला गया। जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम और इटली, ये सभी कंट्रियों के लिए भी फ्रेंच आर्मी ने रास्ता खोल दिया था कि ताकि आप भी नेशनलिज्म के लिए आगे आइए। और फ्रेंच जो आपका नेशन स्टेट है उसमें स्टूडेंट्स भी आगे आने लगे थे। आपने जैकोबिन क्लब के बारे में क्लास 9 में पढ़ा होगा। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे? जैकोबिन क्लब बनाया था उन्होंने और उसके थ्रू वो अपनी बातें रखने लगे थे। तो ये सारे स्टेप्स किस लिए लिए गए हैं? ये सारे स्टेप इसलिए लिए गए हैं ताकि फ्रेंच के लोगों के मन में एकजुटता का भावना है, सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग की फीलिंग है। इसको आप नोट कीजिए। फिर हम लोग आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये जो डेमोक्रेसी रूल धीरे धीरे इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ था, इसको नेपोलियन ने पूरी तरीके से ब्रेक कर दिया। इसको आप नोट कीजिए। चलिए अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब पढ़ेंगे नेपोलियन रूल के बारे में।
देखिए हुआ क्या कि ये जो फ्रांस में डेमोक्रेसी धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहा था, इस पूरे डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया नेपोलियन नाम के एक मोनार्क ने। और नेपोलियन ने क्या किया, 1804 में 1804 में कुछ चेंजेस लेके आए। उस चेंजेस को हम लोग सिविल कोड ऑफ 1804 के नाम से जानते हैं। नेपोलियन बेसिकली 1799 से 1815 तक रूल किया और इसी दौरान 1804 में उन्होंने सिविल कोड ऑफ 1804 लाया। इसी को हम लोग नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। और इसमें उन्होंने क्या किया कि कुछ चेंजेस लाया फ्रांस में। देखिए सबसे पहला चेंज क्या लाया कि जो प्रिविलेज जो लोगों को उनके जन्म से मिल रहा था, जैसे आपने पढ़ा था क्लर्गी के बारे में, नोबिलिटी के बारे में, नोबल लोगों के बारे में, तो इन लोगों को जन्म से कुछ प्रिविलेज मिल रहा था। तो नेपोलियन ने आते ही उन सारे प्रिविलेज को हटा दिया और उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिश क्या किया, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी सभी के लिए सेम रूल होगा, चाहे वो नोबल हो या क्लर्गी हो या कॉमन सिटीजन्स हो वो लोग। अब सेकेंड देखिए, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया। किस चीज को? राइट टू प्रॉपर्टी को सिक्योर किया उन्होंने। थर्ड नंबर पे उन्होंने क्या किया, वो फेडरल सिस्टम को एबोलिश कर दिए। किसको? फेडरल सिस्टम। इसमें क्या था कि जो भी लैंड होता था वो बेसिकली किंग और जो भी बड़े बड़े जो मर्चेंट थे उन्हीं के कंट्रोल में रहता था। तो ये सारा सिस्टम उन्होंने क्या किया, हटाया। इसके साथ कुछ बहुत सारे अच्छे काम ये कर रहे थे। जैसे इन्होंने क्या किया, पीजांट को भी सर्फडॉम से, दास प्रथा से आज़ादी दिलवाया, साथ ही साथ मैनोरियल ड्यूज से भी आज़ादी दिलवाया। किसे? पीजांट लोगों को, किसान लोगों को। उसके बाद इन्होंने गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। क्या? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस क्या था कि पहले कोई भी ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह फ्रीली नहीं जा पाता था, तो उन्होंने क्या किया, इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया। अब कोई भी एक ट्रेडर अच्छे से फ्रीली ट्रेड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। साथ ही साथ इन्होंने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी सुधारा। क्या सुधारा? ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। बेसिकली आपके एनसीईआरटी में 6 पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिसमें नंबर 1 आपने पढ़ा कि जो भी वर्क से प्रिविलेज था वो सारे प्रिविलेज को इन्होंने हटा दिया। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी सिक्योर कर दिया, फेडरल सिस्टम एबोलिश कर दिया यानी हटा दिया, पीजान को आज़ादी दिलवाया। किससे? सर्फडॉम ऑफ मैनोरियल ड्यूज से। उसके बाद गिल्ड रिस्ट्रिक्शन भी हटा दिया इन्होंने और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव करवाया। अब देखिए मजे की बात क्या है, ये इतना सारा अच्छा काम कर रहे थे, इसके बाद भी नेपोलियन वहाँ टिक नहीं पाए। तो ऐसा इन्होंने क्या किया कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद नेपोलियन का रूल लंबे समय तक वहाँ टिक नहीं पाया। इस स्लाइड में जो भी आपको पॉइंट्स लिखा हुआ है इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट वाज द मेन रीजन ऑफ नेपोलियंस फॉल। एक क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिएगा अपनी कॉपी में, व्हाट इज द काउज ऑफ नेपोलियंस मोनार्क फॉल, यानी क्या रीजन था ताकि नेपोलियंस का मोनार्क फॉल डाउन कर गया, यानी वहाँ टिक नहीं पाया। अच्छा, ये मोनार्क वर्ड आपको कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा है? मोनार्क का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, कि जहाँ जो है हेड ऑफ स्टेट कौन हो, यानी हेड ऑफ स्टेट कौन हो, किंग हो। उस कंट्री में सब कुछ किसके द्वारा चल रहा हो? किंग के द्वारा। और ये किंग जो होता है बेसिकली मोनार्क में हेरिडिटरी होता है। हेरिडिटरी दैट मीन्स दादा के बाद पापा, पापा के बाद हम, हमारे बाद हमारे बेटे, इस तरीके से हेरिडिटरी चलते रहता है मोनार्क में। तो वही बताया जा रहा है कि नेपोलियंस का मोनार्क वहाँ फॉल डाउन कर गया। क्यों फॉल डाउन किया? इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, कुछ अच्छे काम तो किए लेकिन उसके बावजूद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो नया सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया उसमें लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया। और जब तक किसी भी देश में लोगों को पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिलेगा वहाँ के लोग विकसित नहीं कर पाएंगे, डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल फ्रीडम बिल्कुल भी लोगों को नहीं दिया। साथ ही साथ उन्होंने टैक्सेस भी बढ़ाना चालू कर दिया। क्या बढ़ाया? टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ाना चालू कर दिया। और ये थर्ड नंबर देखिएगा, उन्होंने सेंसरशिप लागू कर दिया। क्या? सेंसरशिप। एंड व्हाट इज सेंसरशिप? सेंसरशिप में बेसिकली क्या होता है, जो किंग है या फिर कोई भी जो हेड ऑफ स्टेट हो वो मीडिया को अपने कंट्रोल में ले लेती है, यानी वो जो कहेगा वही मीडिया प्रिंट करेगा। अगर कोई भी ऐसी चीज़ मीडिया ने प्रिंट किया जो उसे पसंद नहीं आया तो वो
उस पर एक्शन ले सकता है। यानी मीडिया पूरी तरीके से किसके कंट्रोल में काम करेगी, किंग के कंट्रोल में काम करेगी या हेड ऑफ स्टेट के कंट्रोल में काम करेगी। इसी को हम लोग कहते हैं सेंसरशिप। अच्छा, चौथा पॉइंट क्या है कि सभी लोगों को फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करने के लिए फोर्स किया जाने लगा। अब सभी लोग फ्रेंच आर्मी तो ज्वाइन कर नहीं सकते हैं। अब जब आप सभी को ज्वाइन करवा रहे हो फ्रेंच आर्मी, तो लोग तो प्रोटेस्ट करेंगे ही। तो दिस वाज ऑल द रीजन कि नेपोलियंस फॉल डाउन हो गया वहाँ। ये जो आप देख रहे हो यही सारे रीजंस है जिसके वजह से नेपोलियंस का फॉल डाउन आपको दिखने को मिला। एक पॉइंट आप लोग नोट कीजिएगा, वो ये है कि देखिए बहुत सारे कंट्री में जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंज और वर्सा, ये सारे जगहों पे फ्रेंच आर्मीज को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कह के वेलकम किया जा रहा था। क्या कह के? हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कह के वेलकम किया जा रहा था। ये कभी कभी एक नंबर में पूछा जा सकता है कि किसे हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी कहा जाता था, तो फ्रेंच आर्मीज को कहा जाता था। ठीक है, और कहाँ? तो हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, ब्रुसेल्स, मेंज, वर्सा, ये सारी जगहों पे। देखिए ये आपका इस चैप्टर का राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर 1 था। इसमें हमने 2 टॉपिक डिस्कस किया, जिसमें इंट्रोडक्शन और फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन को डिस्कस किया। अब जो लेक्चर 2 आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। फिर हम लोग एक लेक्चर और बनाएंगे इस चैप्टर्स का। टोटल 3 लेक्चर्स आपके इस चैप्टर्स के आएंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। गुड बाय।